माँ ये एकदम सुन के परेशान हो गई कि वो एक जिनज़ादा है और मेरी उससे शादी हो चुकी है। रानी तुम होश में हो, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ माँ ये सच है, मेरी उससे शादी हो चुकी है। वो एक हिंदू है और मेरी शादी ऐसे नहीं हुई, बहुत धूमधाम से हुई है। मां का दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मां घबरा सी गई और कहा मुझे सब बताओ, पूरी बात बताओ। तब रानी ने बताना शुरू किया कि मां वो यहीं कहीं से गुजर रहा था कि मुझे उसने इस घर में देखा था और एक रात वो मेरे कमरे में आया। मैं घबरा गई। उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया इस अंदाज में कि मैं चीख ना मार सकूं, मैं किसी को बुला ना सकूं। मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था और जब उसको एहसास हो गया कि अब मैं चीख नहीं मारूंगी तो उसने तब आहिस्ता आहिस्ता हाथ पीछे हटाया। मुझे उसने कहा मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मैं एकदम सहमी हुई थी, डरी हुई थी कि उसकी किस बात का क्या जवाब दूं, तो मैं कुछ भी नहीं बोली और वो खुद से बोलना शुरू हुआ। मैं यहीं से ही गुजर रहा था, मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें देखते ही मैं तुम पे फिदा हो गया, मैं तुम पे आशिक हो गया। और हां, मैं एक बात तुम्हें और भी बता दूं, मैं इस वक्त एक इंसान का रूप धारे हुए हूं। मैं एक इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। लेकिन तुम्हारे सामने हमेशा एक इंसान का रूप ही धार के आऊंगा ताकि तुम कभी डर ना जाओ। लेकिन यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हें कई दिनों तक मुसलसल छुप छुप के देखता रहा हूं, लेकिन इतना बेकरार हुआ हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे तुम्हारे सामने आना चाहिए। तो मैंने एक इंसान का रूप धारा है और इंसान का रूप धार के आज तुम्हारे सामने मौजूद हूं। बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी मोहब्बत को ठुकराना मत। अगर तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा भी नुकसान होगा तो नुकसान तुम्हारा भी हो जाएगा। क्या सामने देखो, मेरी तरफ आंखें उठा के देखो, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारे दिल को अच्छा नहीं लगा? अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो मेरी तरफ देख के बोलो ना, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? वो ऐसी बातें कर रहा था और वो लड़की जो डरी सहमी बैठी हुई थी उसको देखे जा रही थी। वाकई वो शक्ल सूरत का तो बहुत खूबसूरत था। उस जिनजादे ने जो रूप धारा था एक इंसान का, वो तो बहुत खूबसूरत रूप था। कुछ देर रानी के दिमाग पे एक खौफ सा जो सवार था वो सवार रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खौफ छटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका डर खत्म होता गया और वो भी उसको टिकटिकी बांधे देखती गई। वो ऐसे रूप को जो बना के आया था, कोई भी लड़की देखती तो देखती ही जाती। और यूं अब वो इंसानी रूप धार के रानी के कमरे में आता और मामलात इस हद तक आगे बढ़े कि उसने रानी से कह दिया कि मैं अपने घर वालों से बात कर चुका हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और ये जो शादी होगी ये उसी तरह धूमधाम से होगी जिस तरह हम लोग शादी करते हैं। मेरे ख़ानदान के तमाम लोग उस शादी में शामिल होंगे और भी हमारी बिरादरी के बहुत सारे लोग, हमारा एक कबीला है, वो सब के सब शामिल होंगे, लेकिन वो सब के सब इंसान के रूप में होंगे। मुझे पता है तुम घबरा जाओगी, तुम नहीं देख सकोगी, इसलिए घबराना मत। उस शादी में सब के सब इंसानी रूप धार के होंगे। और यूं रानी की और उस जिनजादे की शादी हुई। उसका उन्होंने कहा है स्टोरी में नाम भी था कि वो भूल गए उसका नाम, उनको याद नहीं, बचपन की स्टोरी है तो इसलिए मैं उसको जिनजादा ही कहूंगा। तो रानी ने मां को बताया कि मां फिर हमारी शादी हुई।
वो एक रात मेरा हाथ पकड़ा उसने और मुझे लेके गया। मैं कहाँ पहुंची मुझे नहीं पता। वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे बाकायदा उसी तरह एहतमाम था जिस तरह शादी का एहतमाम किया जाता है। उसी तरह तंबू कनातें लगाई गई थीं, उसी तरह देगें पक रही थीं, उसी तरह जिस तरह हम अपनी इंसान शादी के लिए एहतमाम करते हैं, खाने पीने का। ख़वातीन गाने गाती हैं, झूमर खेलती हैं, ख़वातीन ढोलक बजाती हैं, वही सारे एहतमाम जो इंसान करते हैं उस शादी पे था। और यूं सबके सामने उसकी और मेरी शादी हुई। लेकिन वो शादी उनके रिवाज के हिसाब से हुई, जिस तरह हम लोग निकाह पढ़ते हैं, निकाह का तरीका होता है, इस तरह नहीं। उनका अपना रिवाज था, उनका अपना था, उस हिसाब से उसकी और मेरी शादी हुई। जिस तरह फेरे लिए जाते हैं, हिंदू जिस तरह शादी करते हैं, आग जलाई जाती है, उस आग के इर्द गिर्द वो 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे लेने के बाद वो उसके माथे में संदूर भरता है, उसको माला पहला देता है, उसके गले में वो डाल देता है मंगलसूत्र, जो एक हिंदुओं का तरीका है। उस हिसाब से हम दोनों की शादी हो गई। हाँ, उस शादी पे लोगों ने खाने खाए, वो बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन वो सब के सब इंसान थे। जब हम दोनों की बाकायदा शादी हो गई तो उसके बाद मैं उसकी बीवी बन गई। माँ, मैं अब उसकी बीवी हूं, वो मेरा शौहर है। मैंने उसको समझाया है। मैं रात भी कल उससे यही बात करने में लगी हुई थी। वो जो शादी हुई है ऐसे थोड़ी होती है शादी। मैं अपने माँ बाप को क्या बताऊं, मैं अपने माँ बाप से क्या कहूं कि हाँ शादी हो गई है। वो शादी तो तुम्हारे कबीले के हवाले से हुई है, वो शादी तो तुम्हारे रस्म और रिवाज के हवाले से हुई है। मेरे घर वाले तो इसको नहीं मानेंगे। मैं तो एक इंसान हूं, तुम एक आग से बने जिनजादे हो। तुम्हारा कबीला सिस्टम, तुम्हारा रहना खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे यहां भी तो रीत परीत है, रिवायात हैं, मेरे वालदैन हैं, उनके भी मिलने मिलाने वाले हैं। तुमने जहां अपने खानदान वालों के सामने अपनी तमाम रसूमात को अदा किया है, तो मेरी तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर वाले कैसे मानेंगे? मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करती रही हूं रात भी कि मेरे घर वाले इस बात को इस तरह नहीं मानेंगे। जो कुछ भी शादी में हुआ है मैं उनको कैसे दिखाऊं कि ये सब कुछ हो चुका है? वो तो मेरी आंखों ने देखा है। उनमें से तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। मां, वो मेरी बातें सुनता रहा है, बहुत गुस्सा हो गया है। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मां, मेरी शादी मत करें। मां, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरी शादी मत करें। मां, बहुत गलत हो जाएगा। वो बहुत बड़ा कबीला है, वो एक कबीले का ताकतवर इंसान है। खुदारा मेरी शादी मत करें, बहुत गलत हो जाएगा। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं ये शादी रुकवा दें, मेरी शादी मत करें। वो गिड़गिड़ा के माँ के आगे हाथ जोड़ के ऐसे रोना शुरू हो गई कि मेरी शादी मत करें। और माँ कुछ देर बैठी रही, उसको समझ ही कुछ ना है कि मैं बेटी के आगे क्या बात करूं। बेटी कौन सी ये फर्जी कहानी सुना रही है, कौन सा किस्सा कहानी है जो उसने पढ़ लिया है, सुन लिया है, वो मुझे बैठी सुना रही है। कब वो गई, कब शादी हुई, क्या हुआ, मैं किसी बात का पता नहीं। ठीक है, उसको कुछ महसूस होता था इस कमरे के अंदर, वो कुछ देखती थी, शीशे के आगे बैठी रहती थी, पूछने पे कहती थी क्योंकि वो हर वक्त मुझे नजर आता है, तो उससे बचने के लिए मैं शीशे का सहारा लेती हूं। मां चुप करके वहां से उठ आई, उसके बाप को बुलाया, जहां उस घर में शादियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 दिन बाद उसकी बारात आनी है। 15 दिन बाद दूल्हा अपनी दुल्हन रानी को लेके चला जाएगा। घर को सजा दिया गया है, घर के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, शादी वाला घर है। और मां ऐसी बातें सुन के आ रही है कि रानी को बाप को बुलाया और बाप परेशान, क्या हुआ है? उसने वो सारी कहानी बाप को सुना दी कि रात ये हुआ है। और सुबह ही मैं पहुंची रानी से पूछने के लिए। मैंने रिहाना को मना कर दिया है, वो मजीद किसी को मत बताए, लेकिन ये सारी बात मुझे रानी ने बताई है। बाप कुछ देर सर झुकाए सोचता रहा और कहा, तुम मुझे बताती थी कि वो अक्सर शीशे के आगे बैठी रहती है। वो तो कहती थी कि मैं उससे बचने की कोशिश करती हूं, वो मुझे हर वक्त नजर आता है। अगर वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी, वो उसको हर वक्त नजर आता था, और ये हकीकत में है, ये फर्जी कहानी नहीं है, तो उससे बची क्यों नहीं?
ये शादी, ये मामला, ये क्या है? मुझसे तो वो बात नहीं करेगी, क्योंकि मैंने कहा ना एक बाप और बेटी के बीच में एक लिहाज होता था। तो बाप ने कहा तुम जाओ मजीद उससे पूछो कि जब उससे बचने की कोशिश करती थी, शीशे के आगे बैठी रहती, तो उसने शादी क्यों की? उससे बची क्यों नहीं? क्या उसको माँ बाप की इज्जत याद नहीं आई? उसको नहीं पता बाप ने कितने लाड से उसको पाला है, माँ ने कितना प्यार उसको दिया है, माशरे में हमारी इज्जत है, क्या होगा हमारा? जाओ उससे बात करो और उसको कहो कि बस वो शादी की तैयारी करे। अब ये हमारी इज्जत का सवाल है, हम फैसला कर चुके हैं, जुबान दे चुके हैं, 15 दिन बाद उसकी शादी है। उसको कहो ये सब कुछ जो उसके दिमाग में चल रहा है निकाल के फेंक दे और शादी की तैयारी करे, बस ये मेरा हुक्म है। रानी की मां वहां से उठी और फिर से रानी के पास पहुंची और उससे कहा, रानी, अक्सर हम तुमसे पूछते थे तुम शीशे के सामने क्यों बैठी हो, तो तुम कहती थी क्योंकि जब मैं शीशे के सामने होती हूं वो मुझे नजर नहीं आता, तुम उससे बचने की कोशिश करती हो। तुमने जो मुझे कहानी सुनाई है, तो अगर तुम उससे बचने की कोशिश कर रही थी, शीशे के सामने बैठती थी, हर वक्त नजर ना आए, तो फिर ये शादी, ये बात, ये क्या तुमने मुझे कहानी सुना दी है? उसने कहा, मां, मैंने जो आपको कहानी सुनाई है, जब वो आया था, मेरे सामने आया, जरूर मैंने उसको देखा था, वो हसीन था, वो एक इंसानी रूप में खूबरू नौजवान था, लेकिन जब जब वो मुझे कमरे में नजर आता मैं डर जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कबूल कर लिया था, ऐसा नहीं है कि मैं उसके मोहब्बत में खो गई थी, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे प्यार हो गया था या इश्क हो गया था। नहीं माँ, वो जब भी मेरे कमरे में आता तो मुझे बेसकूनी महसूस होती, मुझे डर लगता कि ये क्यों आ गया है। मैं जानती थी एक जिन है। ऐसा नहीं है कि मुझे जिन से डर नहीं लगा, मैं ये जानता ही था मैं एक इंसानी रूप में है, वो एक जिन है, क्योंकि वो गायब हो जाता। और जब उसकी बहन रिहाना उसके पास लेटी थी और उसने चीख मारी थी, मैं भूल गया, उन्होंने कहानी में बताया, जब उसने चीख मारी थी उस जिनजादे को देख के जिसका उसने रूप देखा था, 3 पीस सूट पहने वो टहल रहा था, तो उसी वक्त वो उसकी आंखों के सामने गायब भी हुआ था। और तभी माँ ने जब दरवाज़ा बाहर से खटखटाया था और उसने उठ के अंदर से कुंडी खोली थी, तो उसी वक्त माँ ने भी अंदर सारा झांका था, अंदर कुछ भी नहीं था, वो गायब हो चुका था। तो माँ को बता रही कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मेरे सामने खड़ा होता था, इधर उधर मैं उसको देखती थी, वो कभी इस साइड पे खड़ा होता था, चल के इधर आ जाता था, इधर आ जाता था, और मुझे उससे डर लगता था। और एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि मैं सिंगार मेज़ पे बैठी थी, मैं जैसे ही मुड़ी तो मैंने देखा वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, और मैंने उसे जैसे देखा तो मैं घबरा सी गई, क्योंकि वो अक्सर शाम के टाइम ही आता था, दिन को नहीं आता था। जैसे ही अंधेरा फैलता था वो आ जाता था, लेकिन कभी कभी दिन की रोशनी में भी आता था। और मैंने उसको जैसे ही सामने देखा वो खड़ा है, तो उसी वक्त में तेजी से मुड़ी शीशे की तरफ, तो मैंने देखा शीशे के अंदर वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने शीशे में देखा वो चला गया था, पीछे नहीं था। मैं जैसे मुड़ी वो सामने खड़ा था, मैं एकदम हैरान हुई, तो खड़ा है। फिर से मैंने शीशे के अंदर देखा तो मुझे नजर आया शीशे में वो नजर नहीं आ रहा। मैं मुड़ती थी तो वो पीछे खड़ा होता था, और शीशे में नजर नहीं आता था, तो वो समझ गया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें शीशे में नजर नहीं आऊंगा, तुम मुड़ के देखोगी तो मैं सामने हूंगा। और मां, कई दफा ऐसा हुआ कि वो कमरे में मौजूद था और आप कमरे में आ गई, लेकिन आपने आके उसी साइड पे देखा जिस सिमत में बैठी देख के मैं बातें कर रही थी, आपको कुछ भी नजर नहीं आया, वो गायब नहीं हुआ था। मैं पहली दफा डर गई थी, क्योंकि मैं बैठी बातें कर रही थी और आपने मेरी बातें बाहर खड़े होकर सुन ली थी, और आप बाहर खड़े होकर मेरी बातें सुन रही थी। मैं नहीं जानती थी, वो जान चुका था। और कुछ देर के बाद आपने दरवाजा खोला, आप अंदर आ गई थी, और आते ही आपने मुझसे पूछा था, रानी किससे बातें कर रही हो? तो मैं डर गई थी कि आप उसको देख लेंगी, क्योंकि वो सामने खड़ा हुआ था। तो मैंने उसकी तरफ देखा था और फिर आपकी तरफ देखा था, आपने भी उसी कोने की तरफ देखा था, लेकिन फिर से आपने पूछा था किससे बातें कर रही हो, कौन है कमरे में? तो मैं एकदम समझ गई, जो अभी भी खड़ा था वो मुस्कुरा रहा था, मैं समझ गया कि वो मुझे नजर आ रहा है, मेरी मां को नजर नहीं आ रहा। और आप कुछ देर वहां पे मौजूद रहीं, और उसके बाद जब चली गई तो उसने मुझे बता दिया था कि तुम्हारी मां कुछ देर पहले बाहर खड़े होके तुम्हारी बातें सुनती रही है और उसके बाद अंदर आई है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें नजर आया हूं, तुम्हारे घर वालों में से किसी और को नजर नहीं आऊंगा।
तो माँ, कई दफ़ा हुआ, कभी बच्चे अंदर आ गए, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो वो कमरे में मौजूद था लेकिन किसी को भी नज़र नहीं आता था और मेरा दिल भी घबराता था उसको देख के। इसलिए मैं शीशे के आगे बैठ जाती थी कि मुझे नज़र ना आए। लेकिन मैं कब तक शीशे के आगे बैठती? जब रात होती, मैं बिस्तर पे सोने के लिए जाती, वो फिर से आ जाता। तो उस वक्त मैं कैसे उठती नींद से, उठ के और शीशे के सामने बैठती? माँ, मैंने खुद से नहीं किया। वो मुसलसल रोज़ाना आता रहा मेरे पास और मैं जितना शीशे के आगे बैठ के उससे बचने की कोशिश करती रही, वो बार बार मेरे सामने आता रहा, आता रहा, आता रहा। आखिर मुझे उसने इतना मजबूर कर दिया, मैंने खुशी से कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मैं जानती थी बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं नहीं जानती किस तरह का नुकसान होगा, लेकिन बहुत गलत हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। माँ, उस नुकसान से बचने के लिए शायद ये सब कुछ हो गया। अब आप मेरी शादी कर रही हैं, मैं आपको फिर से कहूँगी, ये शादी मत कीजिए, बहुत गलत हो जाएगा, ये शादी मत कीजिए। माँ ये बातें सुन के बाहर आके बैठ गई, गुमसुम सी, उनका वजूद ऐसे सुन हुआ और परेशान वो बैठी हुई हैं कि या खुदाया ये क्या है। बाप ने पैगाम दे के जो मुझे अंदर भेजा था, वो पैगाम तो अभी तक मैं बेटी को नहीं दे सकी कि अब हमारी इज्जत का मामला है, तुम्हें सब कुछ पीछे फेंक के जो कुछ भी कहानी है हम नहीं जानते, हमारी इज्जत का मामला है। रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ख़ानदान वालों में, सब में बात फैल चुकी है। 15 दिन बाद शादी है, बस शादी की तैयारी करो। और बेटी जो कहानी सुना रही थी वो अजीब व गरीब थी। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर जैसे कोई थका हुआ खिलाड़ी, जैसे कोई हारा हुआ इंसान भारी कदमों से चलता हुआ कमरे की तरफ जाता है, ऐसे ही रानी की माँ उलझे हुए दिमाग के साथ रानी के कमरे में दाखिल हुई। रानी ने माँ को इस अंदाज में देखा जैसे आंखों ही आंखों में इल्तिजा कर रही हो, माँ मेरी बात मान ली है ना, आप मेरी शादी रुकवा देंगी ना, ये शादी नहीं होने देंगी ना, आप समझ गई हैं ना मेरी मजबूरी को। लेकिन माँ ने उसे आंखें मिलाए बगैर आंखें को नीचे झुकाया और बेटी से कहा, रानी तुम्हारी बाप की इज्जत का मामला है, 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है, चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी होके रहेगी। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पे जब बेटियों की शादियां एक दफ़ा तय कर दी जाती है, ज़ुबान दे दी जाती है, तो वहां पे वो शादियां रुकती नहीं हैं, वो शादियां होके रहती हैं। ये शादी नहीं रुक सकती। तुमने जो कुछ भी बताया है, जो भी है, मुझे नहीं पता। हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ अपनी एक रिवायात हैं और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है वो अपने बेटी के हाथ पीले करें। ये पहले एक बहुत कमाल जुमला होता था जो अब ख़त्म हो चुका है कि बेटी के हाथ पीले कर दें। पीले कर दे से मुराद उसकी शादी कर दें। तो हम लोग भी अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं। बस मैं तुमसे इतना कहने आई हूं, मुझे तुम्हारी किसी और बात को नहीं सुनना। तुमने जो कुछ मुझे सुना दिया है मैं सुन चुकी, और तुम्हारे बाप ने जो मुझे पैगाम दिया है वही मैं पैगाम तुम तक पहुंचाने आई हूं। शादी की तैयारी करो, 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है। और मां तेजी से मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। मां देख भी नहीं सकी कि बेटी के क्या एक्सप्रेशन थे, वो रो रही थी, हंस रही थी, क्या था। मां बाहर चली गई और उस घर में अब ढोलक बज रही थी। जैसे ही शाम होती, जैसे ही रात होती, कज़न, स्पेशली 2 लड़कियां जिनके नाम उनने रियल लिखे हैं, मैं शायद रियल ही बता दूं, रियल ही बता देता हूं, समीना और आयशा, ये रियल नाम है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसके साथ उसकी बहुत बनती थी, समीना और आयशा के साथ। तो माँ ने समीना और आयशा को भेजा कि जाओ ढोलक बज रही है, उसको बाहर लेके आओ, क्योंकि दुल्हन भी शामिल होती थी जब ढोलक बजती थी। शादी तो 15 दिन बाद होती है, लेकिन उस वक्त ढोलक भी, जो दुल्हन भी होती थी वो बैठ के वहीं बैठती, उसके सर पे दुपट्टा डाल दिया जाता, वो शर्माती, वो बैठती और उनके साथ शामिल होती। शरारत करते लोग, बातें करते, खुशियाँ मनाते। समीना और आयशा भी अंदर पहुंची उसको लेने के लिए कि आ जाओ ढोलक बज रही है, बाहर आओ ना। वो इनकी बेस्ट फ्रेंड थी, कज़नों के साथ जो उनकी बनती थी रानी की, तो उनमें सबसे ज़्यादा आयशा और आयशा, समीना, ये दोनों बहुत ज़्यादा थी, और भी कज़न थी।
उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। वो कोशिश करती नहीं, लेकिन समीना और आयशा के कानों में भी ये बात डाली जा चुकी थी कि इसके साथ इस तरह के मामलात हैं, एक जिन, कोई जिन ज़्यादा, या कोई कमरे के अंदर चीज़ें महसूस होती हैं, फ़लाँ ये वो। इसको समझते हुए उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, तुम लोग जाओ। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो दोनों जब उसको ना मना सकी तो बाहर आ गई, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन घर के अंदर शादी शुरू हो चुकी थी, ढोलक बज रही थी और सारे घर वाले, जिसमें रिश्तेदार भी अब रात को आते, उस शादी में शिरकत करते, एक ही सवाल पूछते, रानी कहाँ है? रानी को बाहर बुलाओ ना, क्या हो गया? दुल्हन तो है नहीं। तो वो कहते उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस आपको पता है शादी का बहुत एक डर भी होता है, शादी की वजह से बहुत सारी बच्चियां शर्मीली भी होती हैं, खौफ भी सवार हो जाता है, और ऐसे ऐसे बहाने बना के उनको चुप करा दिया जाता है। लेकिन घर के करीबी लोग जानते थे कि मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। लेकिन सबकी ख्वाहिश थी, बुजुर्गों ने उनको कह दिया था, क्योंकि इसका हल सिर्फ एक ही है, शादी, और जब शादी होगी तो जो भी जिन्नात का मामला है ये ठीक हो जाएगा। इसलिए उस घर में जितनी भी नौजवान लड़कियां थीं, बूढ़ी थीं, जो भी थीं, सब इसको समझते हुए, जो करीबी थीं, कि शादी ही वाहिद इस जिन्नात वाले मामले का हल है, तो इसलिए वो तो चुप थीं, लेकिन रिश्तेदार ज़रूर सोचते और पूछते कि उसको बाहर लेके आएं, लेकिन घर वाले बहाना कर देते। अब शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन रानी अपने कमरे में ही होती, और जब भी दिन को माँ से उसकी मुलाकात होती, वो रो के माँ से कहती, माँ मेरी शादी रुकवा दो, खुदा का वास्ता है, मेरी शादी रुकवा दो, बहुत गलत हो जाएगा, मेरी शादी हो चुकी है।